अकॉर्डिंगली वी हैव बीन थ्रू डाउ थ्योरी में मार्केट का स्ट्रक्चर हमें किस स्ट्रक्चरल नजरिए से देखना है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, वी हैव डिकोडेड दैट बाय द वे, आई वुड लाइक टू से। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सीखेंगे कि डाउ की थ्योरी के अनुसार हम एंट्री कैसे लेंगे और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एनालिसिस किस प्रकार का रहता है। सो वी आर गोइंग टू डिकोड द फर्स्ट पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, and second part is how to take entry according to Dow's theory. So let's begin. My name is Sridhar and we are going to have a look at the institutional order flow analysis. So let me write it here, institutional order flow analysis. Alright, now इसका मतलब क्या है, देखिए इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या, इंस्टीट्यूशंस जो बड़े बड़े बंदे रहते हैं, बड़ा पैसा रहता है उनके पास, अंधा पैसा, ओके, एस्कोबार पैसा, मतलब क्या, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत सारा पैसा रहता है, क्योंकि हर एक बंदा अभी तो फिलहाल म्यूचुअल फंड सही है बोल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऑब्वियसली वो सही है, मेरी कोई दो राय नहीं है उसके ऊपर। बट देखिए, अगर हमारे इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन भी पकड़ी जाए और उसमें से खाली 1 करोड़ ही अगर हम मान ले, इतने कम नहीं है लेकिन इससे भी ज़्यादा नंबर इसी है, 1 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कोई बंदा 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई 2,000 रुपये का, कोई 5,000 रुपये का, कोई हर महीने 10,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो वो बंदे ऑन एन एवरेज, अगर हम ये सोच लेना कि 2,000 रुपीज़ का ऑन एन एवरेज का इनका हर एक बंदे का म्यूचुअल फंड में हर महीना SIP जा रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड्स को हर महीना 2,000 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिल रहा है, राइट। तो 2,000 करोड़ रुपए वो तो बैंक अकाउंट में रख नहीं सकते, तो उनको हर महीने में इतना पैसे का इन्वेस्टमेंट करना ही है। एक महीने में कर दिया 2,000 करोड़, तो दूसरे महीने में 2,000 करोड़ का करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतना पैसा आने वाला है भाई साहब। और ये तो मैं वर्स्ट केस सिनारियो बता रहा हूँ कि 1 करोड़ लोगों ने SIP निकाली है, ये नंबर तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और ऑन एन एवरेज 2,000 भी मैंने वर्स्ट केस सिनारियो में लिया है। बहुत बड़े बंदे ऐसे रहते हैं कि उनकी महीने की SIP 50,000 रुपये, 70,000 रुपये की भी रहती है। तो वर्स्ट के सिनारियो में भी म्यूचुअल फंड्स के पास हर महीना 2,000 करोड़ रुपीज़ आ रहे हैं। अब इनको अगर डिप्लॉय करना है ना मार्केट में ये पैसा, तो एकदम से डिप्लॉय नहीं कर सकते, इनका ये प्रॉब्लम है। अब एकदम से डिप्लॉय क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे रीजन बताता हूँ। लेट्स हैव अ लुक कि अगर किसी भी कंपनी का स्टॉक का प्राइस लेट से 100 रुपये का है, अब म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली किसी भी स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। अब उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़ का। अब इस 2,000 करोड़ में से अगर इंस्टीट्यूशन ने बोला कि 100 करोड़ रुपीज़ भी हमें अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस केस में 100 करोड़ रुपीज़ का अगर यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर देना हो और कंटिन्यूसली बाइंग करते ही जाए, तो यहाँ पे डिमांड जनरेट होगा और स्टॉक की प्राइस जो है ये अपसाइड में चली आएगी। हमने डिमांड और सप्लाई का रूल देखा था, इतनी अच्छे खासे अपसाइड में चली जाएगी कि 200 रुपीज़ का ये स्टॉक हो जाएगा बॉस, है ना, कुछ ही दिनों में। तो मुझे बताना क्या है, 100 करोड़ रुपीज़ का अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अब ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक 100 रुपीज़ से 200 रुपये 100 करोड़ में ही हो जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, ओके। तो 100 रुपीज़ से लेके 200 तक आ गया, लेकिन हर एक लेवल के ऊपर बाइंग हो रहा है। 101 रुपये के ऊपर बाइंग हो रहा है, 102 रुपये के ऊपर बाइंग हो रहा है, 110, 125, 130, 150 रुपये के ऊपर भी बाइंग हो रहा है। उसके बाद 160, 170, 180, 190, 199 एंड 200 के रुपीज़ के ऊपर भी बाइंग हो रहा है। अब देखिए, अगर 100 से 200 रुपये तक का ये स्टॉक का मोमेंटम आया है और हर जगह पे बाइंग हो रही है, तो इंस्टीट्यूशंस का एवरेज बाइंग प्राइस जो है, जिसको ABB बोला जाता है, एवरेज बाइंग प्राइस रहेगा 150 रुपीज़ का। तो एवरेज बाइंग प्राइस अगर 150 रुपीज़ का रहेगा, तो 200 रुपये का स्टॉक है और 150 रुपये का इनका एवरेज बाइंग प्राइस है, तो इंस्टीट्यूशंस को कितना रुपए यहाँ पे मिल रहा है, 50 रुपये मिल रहा है, राइट। तो 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अभी 100 करोड़ रुपीज़ के ऊपर 50 रुपये का प्रॉफिट है, तो अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस को ये नहीं चाहिए भाई साहब, 50 रुपये का 100 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने के बाद 50 रुपये खाली कमाए, इनको ये चीज़ नहीं चाहिए। तो इंस्टीट्यूशंस को क्या चाहिए कि जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं ना, तो इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि 120 रुपये के आसपास हमारा एवरेज बाइंग प्राइस किस प्रकार से रहे और स्टॉक का प्राइस तो 200 रुपये भाग जाए।
ओके, तो 200 रुपए से लेके 120 रुपए तक का जो डिफरेंस है 80 रुपए का, ये इनको प्रॉफिट चाहिए। ओके, स्टॉक का प्राइस तो जाना चाहिए 200 रुपए का, लेकिन हमारा एवरेज बाइंग प्राइस रहना चाहिए 120-125 रुपए के आसपास। तो ये चीज अगर उनको करनी है तो वो किस प्रकार से करते हैं, ऑर्डर्स को किस प्रकार से डिप्लॉय करते हैं, ये हमें इस लेक्चर में देखना है। लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको एक नई कंसेप्ट समझ में आएगी। तो इसीलिए हमें देखना है कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एनालिसिस किस प्रकार से होता है, इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर का फ्लो जो है, मतलब ऑर्डर का प्लेसमेंट जो है किस प्रकार से करते हैं और उसका एनालिसिस हमें करना है। तो इस चीज को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। वेरी मच फाइन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनका दिक्कत तो हमें समझ में आ गया भाई कि इनके पास 100 करोड़ रुपीस है और एक स्टॉक में इनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को एकदम से वो नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर 100 करोड़ रुपीस के ऑर्डर को ना, वैसे तो बोला जाता है ब्लॉक ब्लॉक ऑर्डर। ओके, क्योंकि ये बड़ी है ना, बड़ा साइज है, ब्लॉक ऑर्डर। और इस ब्लॉक ऑर्डर को वो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में, चंक्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। 20 करोड़ रुपीस का एक पार्ट रहेगा इसका। ओके, हर एक पार्ट रहेगा 20 करोड़ रुपीस का। इसको क्या बोलेंगे, चंक्स। ऑलराइट, तो ऑर्डर ब्लॉक जो है इसको चंक्स में डिवाइड किया जाता है और 20 करोड़ रुपीस, 20 करोड़ रुपीस, 20 करोड़ रुपीस, ऐसे 5 चंक्स को मल्टीपल टाइम में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में। अब ये चीज होती कैसे, देख लीजिएगा। कोई भी स्टॉक का अगर प्राइस 100 रुपए का है, ओके, और यहाँ पे अभी वो ट्रेड कर रहा है, तो होता क्या है, पहला चंक आएगा मार्केट में 20 करोड़ रुपए का। अब 20 करोड़ रुपए का चंक आने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे बाइंग हो रही है तो डिमांड आ रही है। तो 100 रुपए का स्टॉक का प्राइस जो है ये लेट से 110 रुपए तक यहाँ पे भाग गया। अब 110 रुपए पे आने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार बाइंग करेंगे ना, तो ऑलरेडी प्राइस भाग गया है, 10% का अपसाइड का मोमेंटम आया है। यहाँ पे भी अगर इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे तो महंगे में बाय करेंगे ना, राइट। अगर किसी भी बायर को बाय करना है कोई भी चीज, तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि कम से कम प्राइस में मुझे कैसे मिले। और सेलर को अगर सेल करना है तो वो क्या बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस में मैं इसको सेल किस प्रकार से करूं। सही बात है, यही ट्रांजैक्शन होता है हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे 100 रुपए का स्टॉक 110 तक भाग गया, तो इंस्टीट्यूशंस ये 20 करोड़ रुपए का यहाँ पे चंक आ गया उनका पहला। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बाइंग रोक देते हैं, यहाँ पे बाइंग रोक दी जाती है। अब जिन जिन रिटेल ट्रेडर्स ने 100 रुपए या 101 रुपए, 102 रुपए, 105 रुपए के आसपास खुद की ऑर्डर प्लेस की होती है, वो सारे के सारे रिटेल ट्रेडर्स अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने के बाद, मतलब 5%, 7%, 8% का प्रॉफिट देखने के बाद वो बोलते कि भाई साहब एक दिन में 8% मिल गए, 5% मिल गए, बहुत है, अच्छा प्रॉफिट है। तो हम क्या करते हैं, जो बाइंग किया था हमने वो सेल कर देते हैं, हमारी पोजीशंस एग्जिट कर देते हैं। देखिए, अगर आपने आपका पैसा इसमें आपके क्या फिक्स डिपॉजिट में रखा, तो आपको साल के 6-7%, इतने 7% भी नहीं मिलते आजकल। इन्फ्लेशन है 6-7%, तो उससे कम ही बैंक जो है पैसा देती है आपको। और यहाँ पे एक दिन के 4-5% अगर मिल रहे हैं ना, इस केस में भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसको कंपाउंड करके लेके जाएंगे तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकेंगे। नाउ द थिंग इज लाइक, जब भी 100 रुपए का स्टॉक जो है 100 रुपीज तक जाता है, तो रिटेल लोग यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, मतलब स्टॉक को सेल कर देते हैं, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी आती है। लिक्विडिटी का मतलब है सप्लाई। अगर डिमांड से ज्यादा सप्लाई रहेगा, सप्लाई एक्स्ट्रा अगर बढ़ गया, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस जो है वो डाउनसाइड में गिर जाती है। आपने और हमने ये चीज देखी है। तो होता क्या है यहाँ पे, लेट मी टेल यू द सेम थिंग। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 110 तक आ गया। अब यहाँ पे रिटेल लोगों ने सेल कर दिया, तो स्टॉक की प्राइस थोड़ी गिरना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा गिर जाता है। अब देखिए, जैसे ही डाउनसाइड से अपसाइड की मोमेंटम आई है, 10% का यहाँ पे 10% का यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आया है, तो यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स जो है ना इस एरिया में एक्टिवेट हो जाते हैं। शॉर्ट सेलर्स मतलब क्या, स्टॉक को शॉर्ट करते हैं, डाउनसाइड का मोमेंटम, आर्टिफिशियल लिक्विडिटी मार्केट में ला देते हैं, और मार्केट में डाउनसाइड में मार्केट गिरने के बाद उनका प्रॉफिट होता है।
शॉर्ट सेलिंग किस प्रकार से काम करता है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स जो है वो शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और मार्केट में आर्टिफिशियल लिक्विडिटी मतलब आर्टिफिशियल सप्लाई ला देते हैं और यहाँ पे स्टॉक का प्राइस जो है वो अच्छा खासा नीचे चला आ जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर तो आ गया डाउनसाइड का, 104-105 रुपए के आसपास तक ये स्टॉक का प्राइस आ जाता है और फिर से एक बार 20 करोड़ रुपए का बाइंग का चंक जो है यहाँ पे डिप्लॉय हो जाता है बाय करने के लिए, क्योंकि ये सेकंड चंक है। अब देखिए यहाँ पे अगर 20 करोड़ रुपीस का 104 रुपए के आसपास अगर बाइंग होगा तो पहला चंक आया था 100 रुपए के आसपास, दूसरा चंक आ रहा है 104 रुपए के आसपास, तो 102 रुपए का यहाँ पे एवरेज बाइंग प्राइस हो गया इंस्टीट्यूशंस का। अच्छी बात है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अपसाइड का मोमेंटम आना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स ने शॉर्टिंग किया है तो उनके स्टॉप लॉसेस अपसाइड में पड़े होंगे इस लेवल के ऊपर, सही बात है। अगर शॉर्ट सेलर ने शॉर्टिंग किया है, सेलिंग किया है, तो उनके स्टॉप लॉसेस किस नेचर के रहेंगे, उनके स्टॉप लॉसेस बाय नेचर के रहेंगे। तो पहले ही यहाँ पे 20 करोड़ रुपए का एक चंक आ गया है और यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद शॉर्ट सेलर के स्टॉप लॉस जो है उनका भी नेचर बाइंग का ही नेचर है, तो अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर डाउनसाइड का जो है वो प्रेशर निकल जाता है और बाइंग के और एक्स्ट्रा ऑर्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं और अपसाइड का मोमेंटम जो है ये इसी प्रकार से बहुत अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में आ जाता है। ओके, तो आपने देखा होगा जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ना तो बड़ी रेड कैंडल बनती है या फिर बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, सही बात है। तो इसके पीछे का रीजन है क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने वहां पे बाइंग किया है या सेलिंग किया है, तो उनके स्टॉप लॉसेस जो है वो सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस एकदम से ही धड़ाम जैसे हिट हो जाते हैं और प्रेशर रिलीज होता है बाइंग साइड का या फिर सेलिंग साइड का, एंड दैट इज द रीजन अच्छी खासी बड़ी कैंडल्स वहां पे बनना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया अपसाइड का मोमेंटम आ गया यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पे 104 रुपए से लेके 120 रुपए तक मोमेंटम आ गया और इसमें 20 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ वी कैन सी अगर 100 रुपए से लेके 110 रुपए तक यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है, 10 रुपए का मोमेंटम जो है वही अगर हम दूसरे 20 करोड़ रुपीज में अगर हम देखने जाए तो 104 रुपए में से ज्यादा 114-115 रुपए के आसपास का मोमेंटम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 120 रुपए का मोमेंटम आ गया। उसके पीछे का रीजन एक है और वो रीजन है स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम ऑटोमेटिकली आ जाता है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आ जाता है। तो 120 रुपीज के ऊपर यहाँ पे आने के बाद जिन जिन लोगों ने यहाँ पे 105, 106, 107, 110 रुपए के आसपास बाइंग किया होगा ना रिटेल ट्रेडर्स ने, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिखने लगता है। ओके, या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने लगता है, तो वो क्या करते 120 रुपए के आसपास आने के बाद खुद की पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद का प्रॉफिट जो है वो बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब क्या, उनके पहले बाइंग के ऑर्डर्स थे, अब सेलिंग के ऑर्डर्स पड़ेंगे उनके, क्योंकि वो एग्जिट कर रहे हैं। तो सेलिंग का ऑर्डर पड़ा, इसका मतलब है मार्केट में लिक्विडिटी आ गया। लिक्विडिटी आ गया मतलब मार्केट में सप्लाई आ गया है। अगर सप्लाई आ गया है तो हमने देखा है स्टॉक की प्राइस डाउनसाइड में करेक्ट होगी। अब जब डाउनसाइड में आती है, ये पहला रीजन है डाउनसाइड में आने के लिए, और दूसरा रीजन क्या है, 120 रुपए के आसपास स्टॉक की प्राइस देखते हुए अच्छा खासा लिक्विडिटी प्राइस मिल रहा है। शॉर्ट सेलर शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार शॉर्ट सेलिंग का जो ऑर्डर है यहाँ पे आ जाता है और मार्केट में आर्टिफिशियल लिक्विडिटी फिर से एक बार आ जाती है। डाउनसाइड का प्रेशर क्रिएट हो जाता है और डाउनसाइड के प्रेशर के बाद स्टॉक जो है फिर से एक बार डाउनसाइड में आता है, 110 या 108 रुपए के आसपास आएगा, वॉट एवर दैट में भी, और फिर से एक बार 20 करोड़ रुपीज का ऑर्डर यहाँ पे जो है यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। तो 20 करोड़ रुपीस का ऑर्डर डिप्लॉय होने के बाद क्या होगा, बाइंग साइड का 108 रुपए का जो स्टॉक है वो फिर से एक बार अपसाइड में आएगा। ओके, और 120 रुपए के ऊपर जैसे ही सस्टेन करने लगे तो शॉर्ट सेलर्स ने जो डाउनसाइड का प्रेशर बनाया था तो उनके स्टॉप लॉस से जो है ना इस लेवल के ऊपर रहेंगे, और उनका नेचर क्या रहेगा, उनका नेचर रहेगा बाइंग साइड का। तो जैसे अपसाइड का मोमेंटम आके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, पहले ही बाइंग का प्रेशर है और यहाँ के बाइंग के और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने लगे, स्टॉप लॉसेस के स्टॉप लॉस हिट होने लगे, तो अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम आता है और 140 के आसपास यहाँ पे प्राइस भाग जाती है फिर से एक बार। ओके, नाउ वी कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे 3 चंक्स टोटल मार्केट में डिप्लॉय हो चुके हैं और मार्केट में प्राइस अभी 140 के आसपास है। तो चौथा 5वां चंक जब आएगा तो 180-200 रुपए के आसपास तक का मार्केट का प्राइस रहेगा। अगर 200 रुपए के पास नहीं रहेगा प्राइस तो 20 करोड़ रुपीज और डाल देंगे वो। व्हाई इज दिस सो? क्योंकि उनके पास अंधा पैसा है।
कतई ज़्यादा पैसा है। तो यहाँ पे देखिए 102 रुपये के आसपास एवरेज बाइंग प्राइस आया था, उसके बाद 104 रुपये का एवरेज बाइंग प्राइस आ गया। लेकिन देखिए 100 रुपये के ऊपर पहला चंक आया था, 104 रुपये के ऊपर दूसरा चंक आया था, 108 रुपये के ऊपर तीसरा चंक आया था। तो एवरेज बाइंग प्राइस क्या होगी भाई साहब? एवरेज बाइंग प्राइस होगी 104 रुपये की, लेकिन स्टॉक कितना भाग गया? 140 रुपये तक भाग गया। तो यहाँ पे 4 रुपये से लेके 140 रुपये तक, मतलब 104 रुपये से लेके 140 रुपये तक टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 36 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सारे के सारे ऑर्डर्स सिर्फ 4 रुपये में ही बाय किए हैं, 100 रुपये से ऊपर 104 तक 4 रुपये में ही बाय किए हैं, लेकिन स्टॉक का अपसाइड का मोमेंटम जो है वो 140 तक आया है। यही चीज़ है मार्केट में इंस्टीट्यूशंस इस प्रकार से ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं। एक बार ऑर्डर, एक पहला चंक आ गया तो ऑर्डर दूसरी प्लेस करने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि कोई लोग ऑर्डर बुक कर लेते, खुद का प्रॉफिट बुक कर लेते, और कोई लोग जो रहते हैं वो शॉर्ट सेलिंग का ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस अपसाइड में मिल जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होता है अपसाइड का। तो इस प्रकार से हम इस चीज को देखते हैं, और जैसे ही अगर अपसाइड का स्टॉप लॉस हिट होता है तो अपसाइड का मोमेंटम बहुत अच्छा खासा आ जाता है। एंड दैट इज द रीजन मार्केट जो है वो स्विंग्स के नेचर में चलता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, देखिए मार्केट का नेचर स्विंग का नेचर है। अब ये स्विंग का नेचर का मतलब क्या है? अपसाइड का मोमेंटम आया ना तो रिट्रेसमेंट आएगा। हमने इस अपसाइड के मोमेंटम को क्या बोला था? इंपल्सिव वेव। सही बात है, इंपल्सिव वेव बोला था। और ये डाउनसाइड के मोमेंटम को क्या बोला था? रिट्रेसमेंट, RETRACEMENT। ओके, रिट्रेसमेंट, या फिर क्या बोला था हमने? करेक्शन, ये भी चीज बोली थी हमने। अब यहाँ पे इंपल्सिव वेव और करेक्शन, इन दोनों को मिला के स्विंग बनता है। तो मार्केट में स्विंग का नेचर क्यों बनता है? उसके पीछे का रीजन ये है कि एक ऑर्डर ब्लॉक जो है 100 करोड़ रुपए का ऑर्डर ब्लॉक, उसके छोटे छोटे चंक्स बनते हैं और चंक्स वो मार्केट में डिप्लॉय हो जाते हैं। जैसे ही चंक्स डिप्लॉय होंगे तो ऑब्वियसली अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का आएगा, लेकिन उसके बाद मार्केट में प्राइस को, मोमेंटम को, मतलब बाइंग को रोक दिया जाता है। क्योंकि अगर बाइंग करेंगे तो हायर प्राइस में बाई करेंगे इंस्टीट्यूशंस, उनको हायर प्राइस में बाई नहीं करना है, उनको लोअर प्राइस में बाय करना है। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे स्विंग्स बनते हैं मार्केट में एंड मार्केट अपसाइड में जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके 1 वीक के टाइम फ्रेम तक हर एक जगह पे स्विंग्स बन रहे हैं। सही बात है। तो स्विंग्स क्यों बनते हैं उसके पीछे का रीजन आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये फिर से एक बार आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो जो भी कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है फिर से एक बार वीडियो में पीछे जाके एक बार जरूर देख लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्विंग का नेचर हमें समझ में आ गया। अब हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था डाउ के थ्योरी में, डाउ के थ्योरी में देखा था कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स हैं। ओके, पहला ट्रेंड है अप ट्रेंड, सही बात है। दूसरा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, और तीसरा ट्रेंड है साइडवेज। ओके, अब इसमें अप ट्रेंड में जब हम देखने जाते हैं ना, एक्सक्लूसिवली अप ट्रेंड, तो हमने क्या देखा था? अप ट्रेंड जब देखने जाते हैं तो अपसाइड का मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, अपसाइड का मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, अपसाइड का मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस प्रकार का अपसाइड का मोमेंटम आता है। हमने 2 रूल्स देखे हैं मार्केट में। अगर अपसाइड का मोमेंटम मार्केट को लाना है तो हाई ब्रेक करना पड़ेगा और लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। दिस इज हाउ इट इज। अब इसमें भी एक चीज है, अगर हमें ऑर्डर प्लेस करना है, अगर बाइंग करना है तो करे कहाँ पे? ओके, बाइंग कहाँ पे करें? तो ये चीज अगर हमें समझनी है तो हमें दूसरी एक चीज और कंसिडर करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। अब ये चीज है क्या? देखिए, आप बोलेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स 2 ही टाइप के रहते हैं। जब भी मैं स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो स्टूडेंट बोलते हैं कि टाइप ऑफ ऑर्डर्स में बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर 2 ही टाइप से। कोई बंदा बोलता है कि रोबो ऑर्डर है, मतलब ब्रैकेट ऑर्डर है, उसके साथ ही कवर ऑर्डर है, राइट, GTT ऑर्डर है, गुड टिल ट्रिगर्ड, 1 साल तक वो लिमिट में वैसी रहेगी, लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है। उसके साथ ही कोई बंदा बोलता है कि कॉल ऑर्डर और पुट ऑर्डर, ये भी है। सही बात है। तो बहुत सारे मुझे आंसर्स मिलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार से ऑर्डर के टाइप्स को देखते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के रिटेल ट्रेडर्स के जैसे ही हम सोचने गए ना तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस हिट होने का सिलसिला जारी रहेगा। अब इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्डर जो है, इसमें सिर्फ 2 टाइप्स आते हैं। इंस्टीट्यूशंस टाइप्स ऑफ ऑर्डर को 2 टाइप में देखते हैं। सबसे पहला
टाइप ऑफ ऑर्डर है और वो है, देखिए आपने इसके पहले कितने भी ट्रेड्स प्लेस किए होंगे, आज ट्रेड प्लेस कर रहे हो या फिर इसके बाद अनादि अनंत काल तक अगर आप कोई भी ट्रेड प्लेस करना चाहते हो तो वो सिर्फ 2 टाइप के ट्रेड्स ही होंगे। ओके, 2 टाइप में से ही कोई एक टाइप का ट्रेड आप प्लेस करोगे और वो कौन सा है? एक तो आप प्राइस का कंटिन्यूएशन ट्रेड करते हो, प्राइस का आप कंटिन्यूएशन ट्रेड करते हो या फिर आप प्राइस का रिवर्सल ट्रेड करते हो। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब प्राइस का कंटिन्यूएशन और प्राइस का रिवर्सल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं। अब देखिए, पहला मोमेंटम अगर अपसाइड का आया है, मार्केट ओपन होने के बाद मोमेंटम कहीं ना कहीं पे तो देगा। पहला मोमेंटम अगर अपसाइड का आया है, उसके बाद का रिट्रेसमेंट अगर आया है और दूसरा मोमेंटम भी, ये दूसरा चंक जब डिप्लॉय हो रहा है वो भी अपसाइड का ही आया है, तो इस केस में हम प्राइस का कंटिन्यूएशन बोलते हैं। लेट से पहला मोमेंटम अगर डाउनसाइड का आया है, उसके बाद रिट्रेसमेंट तो आएगा ही आएगा, और दूसरा मोमेंटम भी, मतलब दूसरा, देखिए ये पहला चंक डाउनसाइड का आया, सेलिंग साइड का आया, इसलिए पहला मोमेंटम डाउनसाइड का आया है, और दूसरा चंक भी सेलिंग साइड का ही आया ना, तो इसको डाउनसाइड का मोमेंटम में प्राइस का कंटिन्यूएशन बोलते हैं, क्योंकि पहला मोमेंटम जिस साइड में आया था उसी साइड में दूसरा मोमेंटम आया है। लेकिन प्राइस का रिवर्सल किसको बोलेंगे? लेट से पहला चंक बाइंग साइड का आया है, ओके, उसके बाद रिट्रेसमेंट आया है, लेकिन दूसरा चंक जो है वो बाइंग साइड का नहीं आया, वो सेलिंग साइड का आ गया और मार्केट नीचे गिर गया, तो इस चीज को हम बोलते हैं रिवर्सल। पहला मोमेंटम अपसाइड का आया था, दूसरा मोमेंटम आया है डाउन साइड का। अब इसके बाद प्राइस रिवर्सल में और क्या केस आती है? यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट, पहला चंक सेलिंग साइड का आया था, मतलब सेलिंग डाउन साइड का आया है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, लेकिन दूसरा चंक जो है सेलिंग साइड का आया ही नहीं है, दूसरा चंक बाइंग साइड का आ गया, तो यहाँ पे जो है मार्केट में पहला डाउनसाइड का मोमेंटम आया था और दूसरा अपसाइड का मोमेंटम आया है, तो इसको बोलते हैं प्राइस का रिवर्सल। ओके, अब देखिए जब भी डाउन ने ये पर्टिकुलर खुद का थ्योरी बताया था ना, तो उसने खुद के थ्योरी के साथ कुछ एंट्री और एग्जिट भी बता दिए थे कि स्टॉप लॉसेस कहाँ पर रखे, टारगेट कहाँ पे रखे, लेकिन उस चीज में ना मैंने थोड़ा सा मेरा एडिशन कर दिया है और मेरे 4 सेपरेट सेटअप्स इसके साथ डाउ के थ्योरी के साथ ऐड अप कर दिए हैं। अब डाउ का थ्योरी मैं क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए? सेटअप तो हमारे पास बहुत अच्छे खासे है, सारे सेटअप एक एक करके इत्मीनान से देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी देखेंगे। मैं आपको दिखा दूँ, आज ही हमने निफ्टी में ना अच्छी खासी मोमेंटम कैप्चर की थी, ये देखिए। ओके, यहाँ पे हमारी एक मोमेंटम है, मतलब स्ट्रैटेजी है कि इसमें हम एंट्री करते हैं बॉटम के ऊपर और एग्जिट करते हैं टॉप के ऊपर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली थी और आप देखेंगे रिस्क और रेशो जो है ये 1:2 का है यहाँ पे। ऑलराइट, और दूसरा इतना अच्छा खासा डाउनसाइड का मोमेंटम आने के बाद भी हमने यहाँ पे अपसाइड का एंट्री लिया था और यहाँ पे अपसाइड में आने के बाद हमने यहाँ पे वीवैप के आसपास मार्केट में एग्जिट कर दिया। ओके, बिकॉज वी नेवर नो, वीवैप का रेजिस्टेंस लेके फिर से एक बार मार्केट नीचे भी गिर सकता है, बिकॉज वीवैप वर्क्स एज अ गुड प्राइस लिक्विडेटर, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। लेकिन उसके बाद देखिए कितना अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम आया, कोई दिक्कत नहीं। अभी लाइव मार्केट चालू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लक्चुएशन होते हैं। तो मॉर्निंग का हमारा जो लेक्चर रहता है उस लेक्चर में हमने लाइव ट्रेडिंग यहाँ पे सिखाया था, तो ये मोमेंटम हमने अपसाइड का कैप्चर कर लिया और उसके बाद मॉर्निंग का लेक्चर लाइव ट्रेडिंग जो है वो सेशन खत्म होने के बाद ये भी मैंने एक ट्रेड प्लेस किया था। अभी तो मुझे पता है फिलहाल तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बैठ रहा है हमारा, एंड दैट इज द रीजन आई थॉट टू रिकॉर्ड द लेक्चर, रिकॉर्ड द सेशन, एंड दैट इज द रीजन वी आर हियर। एनीवेज, तो मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि प्राइस का कंटिन्यूएशन या फिर प्राइस का रिवर्सल जो है अगर वो हमें ट्रेड करना है तो उस केस में हमें 4 केसेस देखने पड़ेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस का कंटिन्यूएशन जो है इसको थोड़ा सा इन डेप्थ जाके देखेंगे और प्राइस का रिवर्सल जो है इसको भी थोड़ा सा इन डेप्थ जाके देखेंगे। अब देखिए प्राइस का कंटिन्यूएशन में ना 2 टाइप के कंटिन्यूएशन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। एक तो मार्केट में अपसाइड का कंटिन्यूएशन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्राइस कंटिन्यूएशन, या फिर मार्केट में डाउनसाइड का कंटिन्यूएशन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं निगेटिव प्राइस कंटिन्यूएशन। यहाँ पे प्राइस का रिवर्सल जो है इसमें भी 2 टाइप के रिवर्सल्स होते हैं, एक तो प्राइस का पॉजिटिव प्राइस रिवर्सल हो सकता है या फिर प्राइस का निगेटिव प्राइस रिवर्सल हो सकता है। तो टोटल हमें यहाँ पे 4 सेटअप्स देखने हैं आज। पॉजिटिव प्राइस कंटिन्यूएशन वाला एक सेटअप है, निगेटिव प्राइस कंटिन्यूएशन वाला सेकंड सेटअप है, पॉजिटिव प्राइस रिवर्सल वाला एक सेटअप है और निगेटिव प्राइस रिवर्सल वाला एक सेटअप है।
तो हमें एंट्रीज कहाँ पे बनानी है, किस प्रकार से बनानी है, वी विल गोइंग टू हैव लुक। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव प्राइस कंटिन्यूशन का सेटअप जो है उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है वो हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव प्राइस कंटिन्यूशन। अब देखिए यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि ऐसा नहीं है कि खाली हम यहाँ पे आई मीन पॉजिटिव प्राइस कंटिन्यूशन के रूल्स रेगुलेशंस बता के मैं छोड़ दूंगा, नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट मेरा क्या है कि यहाँ पे एक बार रूल्स रेगुलेशन समझाने के बाद सेम चीज़ हम बैक टेस्टिंग करने के लिए चार्ट के ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, मैं मोस्ट ऑफ टाइम निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, लेकिन यही सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, या फिर आप स्टॉक्स के अंदर भी कर सकते हो, आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी कर सकते हो, आप फॉरेक्स मार्केट के ऊपर भी कर सकते हो। व्हाई इज दिस सो? बिकॉज हम पकड़ रहे हैं डाउ का थ्योरी, जो प्राइस का बेसिक स्विंग का नेचर है उसको पकड़ रहे। फाउंडेशन जो है हर एक मार्केट में एक जैसा ही रहेगा, लिख के दे सकता हूं मैं, मार्केट का नेचर ही स्विंग का नेचर है। तो इसी चीज को पकड़ के हम पॉजिटिव प्राइस कंटिन्यूशन का जो मेन सेटअप है हमारा वो देख लेंगे। अब पॉजिटिव प्राइस कंटिन्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे मार्केट हो गया ओपन होने के बाद अपसाइड का पहला मोमेंटम आया है। अब अपसाइड का पहला मोमेंटम अगर आ गया, ओके, दिस इज वन ऑफ द केसेस, 4 केसेस में से पहली केस है। अपसाइड का मोमेंटम आ गया तो इसमें घुसना नहीं है, ओके, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। क्यों नहीं ट्रेड करना? क्योंकि 100 करोड़ रुपीस का जो मेन ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर का 20 करोड़ रुपीस का पहला चंक यहाँ पे आया है। तो पहला चंक आने के बाद हमें देखना है कि दूसरी बार इंस्टीट्यूशंस क्या कर रही है। अगर अपसाइड का मोमेंटम आया तो रिट्रेसमेंट तो आएगा ही आएगा, 100% रिट्रेसमेंट आएगा, विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट नहीं चलता। अब यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम आने के बाद 20 करोड़ रुपीस का यहाँ पे पहला चंक आता है, उसके बाद डाउनसाइड का मोमेंटम आता है। तो सपोजली अगर दूसरा चंक भी बाइंग साइड का ही आ गया और 20 करोड़ रुपीस का ही आ गया, तो इस केस में क्या होगा, मार्केट में फिर से एक बार अपसाइड का मोमेंटम आने लगेगा। तो डाउ का थ्योरी क्या बोलता है, अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो प्रीवियस हाई जो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद ये डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट जो आ रहा है, जैसे ही डाउनसाइड का रिट्रेसमेंट आ गया तो वैसे ही हमें यहाँ पे हाई मिल गया। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ऐसी आड़ी खींच देंगे और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है। इस चीज को हम बोलेंगे हॉल्ट एनालिसिस। अब यहाँ पे हॉल्ट एनालिसिस करने के बाद बस इतना सा ही सेटअप है हमारा, ज्यादा कुछ जद्दोजहद है नहीं इसमें, इजी पीजी सेटअप है। ओके, तो अगर मार्केट में प्राइस को अपसाइड में जाना है तो हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। हाई को ब्रेक करने के बाद हमारा एंट्री कहाँ पे बनेगा, जैसे ही हाई यहाँ पे ब्रेक होता है तो हम करेंगे यहाँ पे बाय, और जैसे ही बाय करते हैं वैसे ही ये लो जो है ना, इसके नीचे का छोटा सा बफर पॉइंट रख के स्टॉप लॉस रख देंगे। जितना हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है उससे बड़ा मिनिमम 1:2 का हम टारगेट ले लेंगे। ओके, अब देखिए हर एक चीज को यहाँ पे डिकोड करेंगे हम। अब यहाँ पे एंट्री जैसी हमने बनाई, अब इस एंट्री में हमें क्या सीखने को मिला, इस एंट्री में हमें क्या सीखने को मिला कि बॉस यहाँ पे एंट्री हमने बाइंग साइड की बनाई तो हाई ब्रेक होने के बाद, और दूसरी चीज क्या है कि स्टॉप लॉस जो है वो लो के नीचे हमने रखा है, एसएल लो के नीचे रखा है ना। लो के नीचे ही क्यों रखना है, बहुत बार आपने ऐसा किया होगा, स्टॉप लॉस छोटा सा देना है इसलिए, मतलब इतना ज़्यादा हम जो लॉस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करते हो, बीच में ही कहीं स्टॉप लॉस लगा देते हो। तो क्या करता है मार्केट डाउन साइड में आके थोड़ा सा प्लेइंग फील्ड मतलब बनाने के लिए डाउन साइड में आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, और उसके बाद मार्केट अपसाइड में जाके आपका टारगेट हिट कर देता है। कितनी बार ये चीज़ आपके साथ हुई है, यू ऑल्सो नो वेरी वेल। तो मुझे बताना क्या है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करना है तो उस केस में स्टॉप लॉस आपका रहेगा प्रीवियस स्विंग लो के नीचे थोड़ा सा बफर पॉइंट छोड़ के। सही बात है। तो यहाँ पे होगा क्या, दूसरा रूल जो है डाउ के थ्योरी का, पहला रूल के मुताबिक हाई तो ब्रेक हो गया, लेकिन दूसरा रूल है अगर मार्केट को अपसाइड में ही रहना है तो लो को ब्रेक नहीं करना है। तो मार्केट लो को ब्रेक नहीं करेगा अगर उसको अपसाइड में ही जाना है। अगर अपसाइड में नहीं जाना उसको, ये अगर फेक ब्रेकआउट होगा तो हम स्टॉप लॉस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन साइड में फिर से एक बार घूम के यहाँ पे लो को ब्रेक कर देगा तो हम स्टॉप लॉस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, वो उसके बारे में भी हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ये तो पहली चीज हो गई, एंट्री हमें पता चल गई और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए 1:2 मैंने लिखा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 क्यों लिखा, उसके पीछे का रीजन क्या है
मैं बताता हूँ। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन है नहीं, आपको पता नहीं है स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से ट्रेड करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। किस प्रकार से, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लेट्स से रिलायंस कंपनी का स्टॉक है, ओके, कौन सा भी ले लीजिएगा, ओके, रिलायंस नहीं तो कोई भी, वॉट एवर दैट में भी, और यहाँ पे आपने किसी लाइन के ऊपर बाय कर लिया, ओके, आपका कुछ भी लॉजिक रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? देखिए पहली प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड में जाके आपको प्रॉफिट देगा, दूसरी प्रोबेबिलिटी है मार्केट डाउनसाइड में आके आपको लॉस देगा, और तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है। तीन ही प्रोबेबिलिटी है, चौथी कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं। लेकिन तीसरी प्रोबेबिलिटी के बाद भी, मतलब मार्केट जब साइडवेज रह रहा है तो उसके बाद भी आज नहीं तो कल उसको अपसाइड या फिर डाउनसाइड गिरना ही है, सही बात है। तो मुझे बताना क्या है आपको कि अपसाइड में जाने की प्रोबेबिलिटी 50% की है और डाउनसाइड में आने की प्रोबेबिलिटी 50% की है। तो आप अगर विन करोगे तो 50% ऑफ द टाइम यू कैन विन, ओके। आपका विनिंग का परसेंटेज जो है ये 50% के आसपास है, और आपका लूजिंग का परसेंटेज है ये भी 50% के आसपास है। और इससे अगर आपको पैसा कमाना है तो किस प्रकार से आप पैसा कमाएंगे, यहां पे आ जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नजर में। रिस्क टू रिवॉर्ड, अब इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी ट्रेड आप करते हो तो उसमें पैसा खोने की भी गुंजाइश रहती है और पैसा कमाने की भी गुंजाइश रहती है। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जब हम देखते हैं ना, तो रिस्क अगर आपका 1 रुपए का रहेगा किसी ट्रेड में तो यू विल टारगेट 2 रुपीज इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। अगर आपका 1000 रुपए का रिस्क रहेगा उस ट्रेड में तो आप 2000 रुपए लेने के बाद ही बाहर पड़ोगे, उसके पहले बाहर नहीं आओगे, नो मैटर व्हाट हैपन्स। किसी भी ट्रेड का आउटकम 2 पॉइंट्स का ही रह सकता है। 2 पॉइंट्स कौन से? पहला एक तो एसएल ले लो या दूसरा एक तो टारगेट ले लो। उसके बाहर अगर आपने बीच में से ट्रेड काट दिया तो ये गुनाह है, ये क्राइम है, इसको इस तरीके से समझ लो, ओके। तो मुझे बताना क्या है, एक तो स्टॉप लॉस ले लो या फिर टारगेट ले लो, दैट्स ओनली थिंग। अब उसके बारे में उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमने देख लिया। नाउ इफ यू आर गोइंग टू हैव अ लुक, विनिंग परसेंटेजेस 50 है, लूजिंग परसेंटेजेस 50 है। अगर 10 ट्रेड्स भी आपने ले लिए ना तो 10 ट्रेड्स में आप देखेंगे कि जब आप लूज करते हो तो 10 ट्रेड्स में से कितने लूज करोगे? ऑब्वियसली 5 ट्रेड्स लूज करोगे। और विनिंग जब करते हो ट्रेड्स का तब कितने ट्रेड्स विन करोगे? 5 ट्रेड्स विन करोगे। अब आप बताइए कि आप जब लूज करते हो ट्रेड्स को, लेट्स से 5 ट्रेड्स में हर एक ट्रेड आपका लूजिंग हो रहा है, ऑब्वियसली लूजिंग ट्रेड से ही है। हर एक ट्रेड में आप कितने रुपए का ऑन एन एवरेज पैसा खो सकते हो? अगर वो पैसा आपके जेब से चला भी गया तो भी आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को और आपके फाइनेंशियल मतलब आपका महीने का जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको बिल्कुल भी किसी तरीके की चोट नहीं पहुंच रही है। तो ट्रेडिंग करना है तो एक्सेस जो आपके पास पैसे हैं उसके साथ ही ट्रेडिंग करना है, बिल्कुल भी कर्जा वगैरह लेके ट्रेड आपको नहीं करना है। तो लूजिंग जो है वो 5 ट्रेड्स है यहाँ पे। हर एक ट्रेड के ऊपर लेट से आपकी रिस्क जो है ये 2000 रुपए की है, मतलब 2000 रुपए आप लूज कर रहे हो हर एक ट्रेड के ऊपर। तो टोटल 5 ट्रेड्स के ऊपर कितने लूज करोगे आप? 10,000 रुपए लूज करोगे, सही बात है। अब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना मैंने बताया? ये बताया 1:2, सही बात है। अब इसका मतलब क्या है? जब भी आप हर एक ट्रेड के ऊपर विन करोगे, अगर 2000 रुपए का रिस्क है और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, तो जब भी आप विन करोगे तो हर एक ट्रेड के ऊपर 4000 रुपीज विन करोगे, सही बात है। अब 4000 रुपीज अगर विन करोगे हर एक ट्रेड के ऊपर, टोटल 5 ट्रेड्स आपको लेने हैं, तो टोटल आपको 20,000 रुपीज का यहाँ पे विनिंग रेशो है, आप विन करोगे। तो आप लूज करते समय लूज कर रहे हो 10,000 रुपीज और विन करते समय विन कर रहे हो 20,000 रुपीज, इनका डिफरेंस निकल के आता है 10,000 रुपीज का। आप बोलोगे कि सर 10 ट्रेड्स लिए हैं तो 500-600 रुपए का आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपए का ब्रोकरेज इसमें से निकाल दो, एंड इन दैट केस ऑल्सो यू आर मेकिंग मनी एट द एंड ऑफ दिस ट्रेड्स 9,500 रुपीज के, सही बात है। अब आप बताइए ये चीज कब हो रही है भाई साहब?
जब आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, आपने ऐसा ही ट्रेड ले लिया है, लेकिन आप ये जानते हो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा पॉजिटिव में रहना चाहिए। अगर आपका 50% भी विनिंग रेशो है, उस केस में भी आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। मार्केट एकमेव ऐसा बिजनेस है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी कम रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन जब आप पैसा विन करते हो तो ज़्यादा विन करना है और लूज करते हो तो कम से कम लूज करना है। अब देखिए, अगर आप ट्रेड करते हो ना और आपका पेन रेड में है तो ये मैसेज आपके लिए है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपके साथ। ओके, होता क्या है बताएं, आपने ऐसा नहीं कि आपने लॉसेस ही किए भाई साहब, आपने प्रॉफिट्स भी किए हैं मार्केट में। ओके, लेकिन जब जब आपने ऑन एन एवरेज प्रॉफिट्स किए तब तब प्रॉफिट्स किए छोटे से, और जब आपने ऑन एन एवरेज लॉसेस किए तो लॉसेस किए आपने बड़े बड़े। ओके, अगर आपको ये चीज मतलब यही चीज अगर आपके साथ हो रही है ना भाई साहब, तो आप मार्केट में जीत नहीं सकते हो। और आप यही चीज कर रहे हो, तो जब आपको प्रॉफिट्स लेना है ना तो प्रॉफिट लेना है बड़ा वाला, और लॉस लेना है तो लॉस लेना है छोटा वाला। एकदम इजी पीजी चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे विनिंग परसेंटेजेस आपका 50% का है। आप शेयर मार्केट सीख रहे हो अभी, क्या ये 60% तक जा सकता है? एब्सोल्युटली यस। क्या ये 70% तक जा सकता है? एब्सोल्युटली यस। इसके ऊपर जा सकता है? यस, जा सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट ने भी आपको वैसे हेल्प करना चाहिए। इन दैट केस ये विनिंग परसेंटेज जो है ये 70% पे ही जा सकता है। जैसे कि जब हमारा कोरोना का क्रैश आया था ना, उसके बाद देखिए अपसाइड का मोमेंटम कितना अच्छा खासा आया था मार्केट में। तो ऑलमोस्ट मेरे हर एक महीने का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी था वो 90-95% के आसपास वैरी कर रहा था। एंड व्हाई इज दिस सो? क्योंकि जब जब भी मार्केट में ड्रॉप आता था, ओके, डिप लगता था, उस केस में मैं बाय कर लेता था और मार्केट